इसका कितना अंतर आया? 2002-03 तक गेहूं 500 रुपये कुंटल, ये 1956 में मध्य प्रदेश बना, तब उस समय 94 रुपये कुंटल था। और ये जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई आखिरी में, उनने 55 साल में केवल 500 रुपये कुंटल पे छोड़ा है, तो 400 ही बढ़ाया उनका। और हमने 2003-04 की तुलना में अभी 2600 रुपये कुंटल खरीदा, 2000 रुपये कुंटल 20 साल में बढ़ाया, और उनने 55 साल में 500 भी नहीं बढ़ाया। तो ये उनके काम करने के तरीके और ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने काफ़ी काम किया। और ये ही गुजरात में हुआ, जो मैंने आपसे प्रारंभ में बात की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार चलाते हैं तो सुशासन किसको कहते हैं, राम राज्य कैसे आता है, भारत को आगे बढ़ाना तो राज्यों का कंट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, इसी प्रकार के बड़े बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना है वो सारी जो हैं आराम से रह सकती हैं, कि उनको किसी भी तरीके से 3000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, और उससे ज़्यादा का भी इशारा आपने कर दिया है। और कर्ज का बोझ चाहे वो 4 लाख करोड़ का भी इतना बड़ा नहीं है कि उसको हम सहन नहीं कर सकते। आगे बढ़ता हूँ, आपका एक और बड़ा संकल्प है विरासत से विकास का। विरासत से विकास में आपने 2 महत्वपूर्ण संकल्प हाथ में लिए हैं। एक तो आप चूँकि उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं, और अभी हमने शुरू में जो स्वस्ति वाचन सुना वो उज्जैन से ही महाकाल की नगरी से पधारे हुए जो पंडित जी लोग हैं, एक बार उनके लिए थोड़ी ताली भी बज जाए। बेचारे सुबह 4:30 बजे उज्जैन से चलकर यहाँ पर हमारे बीच आए, और हमारी परंपरा के अनुरूप हमने स्वस्ति वाचन से शुरू किया। विक्रमादित्य जी का आपने एक कोशिश की कि उस खोई हुई विरासत का फिर से प्रतिष्ठित हो, उनकी जानकारी पहुंचे। और दूसरा, देवी अहिल्याबाई को लेकर आपने अभी राष्ट्रीय स्तर पर 300वीं जयंती को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए। 2 प्रश्न हैं कि इसको लेकर आगे की योजना, और दूसरा, क्या सचमुच आज की राजनीति में जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, इन दोनों का जो सुशासन था, इन दोनों का जो स्वच्छता थी, शुचिता थी, वो भी स्थापित हो पाएगी कि केवल उस विरासत का हम महिमा मंडन ही करेंगे? थोड़ा सा इसमें फिर मैं आपसे संशोधन कराता हूँ। आपने 2 नाम बताए, विक्रमादित्य और अहिल्या माता का, अभी 2 नाम और छोड़ दिए हैं जी। रानी दुर्गावती हमने सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके की थी। रानी दुर्गावती वो महारानी थी जो गोंडवाना की रानी थी, और ये थोड़ा दुर्भाग्य है, झांसी की रानी को सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवियत्री मिल गई, तो वो पाठ्यक्रम में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, पूरे देश और दुनिया समझ गई। लेकिन दुर्भाग्य से रानी दुर्गावती जी को कोई ऐसी कवियत्री नहीं मिली, तो उनके उस जीवन के ऊपर जो उजाला आना चाहिए था, वो उजाला, वो प्रकाश उनको नहीं मिला। उनके जीवन के पक्ष को देखो तो रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है, और 52 युद्ध में से 51 में जीत हासिल करती, और अपने द्वारा उस समय के सबसे सफल मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े राजा अकबर से मुकाबला करती, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार अकबर की सेना को भी धूल चटा देती। और उसके शासन करने की जो पद्धति थी, 36,000 से ज़्यादा गांव उसके बेल्ट में थे, और ये वर्तमान का छत्तीसगढ़ राज्य और हमारा ये गढ़ मंडला से लगा करके दमोह तक का पूरा साम्राज्य रानी दुर्गावती के पास था। और रानी दुर्गावती ने न केवल युद्ध में बल्कि कला, कौशल, जल संरचनाएं, मनुष्य की जीवन की बेहतरी, सभी क्षेत्रों में काम की। और आखिरी में भी जब वो 52वें युद्ध में गई तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, रानी ने कहा था कि रात में भी युद्ध करो। तो चूँकि अब जैसे थोड़े लोग मिल जाते हैं ना चाटुकार टाइप के भी, या थोड़े, तो रानी से कहा कि रानी आप तो साक्षात दुर्गा हो, कभी आप हारती नहीं हो, आप तो ये हो जाएगा, हम सब कर लेंगे, निपट लेंगे। रानी ने कहा था नहीं, ये 52वां युद्ध थोड़ा चुनौती वाला है, पहली बार तोप का प्रयोग हो रहा है, अकबर पहली बार तोप का प्रयोग कर रहा है, ये हमारे लिए वर्तमान की दृष्टि से माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो जोरदार पहले तो इस बात के लिए, जिन्होंने जो दुर्गावती जी के समय कमजोरी रह गई थी कि उनने बाकी चीज़ों में तो बहुत काम कर दिया, लेकिन नवाचार की दृष्टि से नए हथियार जो आ रहे हैं उनको सेना में लाना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, नहीं कर पाए। इसलिए तोप उनके यहाँ पहली बार देखी गई, और तोप को आने से हाथी, घोड़े, जो दुर्गावती की बड़ी ताकत थी, इनके अंदर उसका उल्टा प्रभाव आया जैसा होता है। तो तोप के कारण से अपने हाथी अपनी नुकसान कर गए, और रानी ने कहा था कि मैं किसी हालत में अपने जीते जी दुश्मनों के हाथ में पकड़वाना नहीं चाहूँगी, युद्ध अगर हार जाऊँ तो अपने सैनिक से कहती आखिरी समय कि ये तुमको खंजर देती हूँ, और कोई कारण से अगर मैं युद्ध में हारने की स्थिति में तो खंजर भोग देना। रानी जैसे मैंने कहा कि रात का युद्ध चाह रही थी कि उन्होंने कहा तोप ऊपर चढ़ जाएगी, नुकसान करेगी, लेकिन नहीं,
माने सबने कहा नहीं आप तो रानी आप हरा दोगी, नीचे रहने दो, अपन तो आराम से कल देखेंगे। और ऐसा हुआ दुश्मन ने तोप ऊपर पहुंचा दी और युद्ध आमने सामने का चल रहा था। और आमने सामने के युद्ध में एक तीर रानी की आंख में लगता है, दूसरा आंत में लगता है। वो डपट के अपने सैनिक से कहती है, लगता है कि युद्ध हाथ से जा रहा और हारने की स्थिति में पहुंच रही। तो सैनिक से कहती कि जरा तेरे को क्या आदेश दिया था। सैनिक उठ के पैर पड़ता है कि मैं तो आपको माँ समान मानता हूँ, मैंने जीवन में आपका अन्न खाया है, ये मेरे बस की बात नहीं। तो रानी दुर्गावती उससे खंजर छीनती है और अपने सीने में घोंपती है, अपना प्राणांत करके भारत माता की जय होती। ये जो अपना गौरवशाली अतीत, हमने उनको याद किया। राजा भभूत सिंह पचमढ़ी के पास अंग्रेजों से 1857 में उनने पूरे देश में भारत को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में मिलाने की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बाद भी 3 साल तक काय से युद्ध किया है। कोई अभी कल्पना कर सकता है कि मधुमक्खी या सांप से भी युद्ध कर ले? पचमढ़ी की इस पहाड़ियों के अंदर ये अतीत के कई घटनाक्रम कि युद्ध करते करते उनके पास सैनिक कम है तो जहाँ जहाँ मधुमक्खी के छत्ते लगे अंग्रेजों की सेना को घुमाते घुमाते वहाँ ले जाते और बजाय तीर उनको यहाँ मारने के ऊपर मार करके अंग्रेजों की सेना को हरा। ऐसे बड़े बड़े जितने नाम है विरासत से विकास में, उन सब का इतिहास हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये जो विरासत से अपने अतीत की, और अभी तो अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष, अभी हमने घोषणा की है ये 100वीं जन्म शताब्दी में अभी विरासत से विकास में अटल जी के नाम पर कैबिनेट हम करने वाले ग्वालियर के अंदर। जो प्रधानमंत्री सड़क का अटल जी का जो योगदान है, गांवों के अंदर पहली बार सड़क जाकर के जो गांव की दृश्य बदला है, ये वाकई अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन करें अटल जी के लिए। हम प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। और अब तो और आनंद तब बढ़ जाता है कि आज के दौर में तो मोदी जी ने, हमको मालूम है कि अगर हवाई एयर स्ट्राइक कहीं से हुई थी तो ग्वालियर की धरती से तो सुख ही उड़े थे। अभिनंदन यहीं से उड़ा था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करेंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विरासत के सारे घटनाक्रम को समेटते हुए, और जब हम किसी जगह कैबिनेट करते हैं तो विरासत की उस विकास की बातों में उन सारी बातों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे वो क्षेत्र के अंदर अपनी सरकार तो, अपनी कैबिनेट तो हर महीने एक मंगलवार को होती 5 हो जाती है, लेकिन इस कैबिनेट को इसका आनंद कब बढ़ जाता है जब ये अहिल्या माता के नाम पर इंदौर में जाके करते हैं और मेट्रोपॉलिटन इंदौर उज्जैन की बनाने की बात करते हैं। तो उस निर्णय के ऊपर कितना आनंद आता है क्षेत्रवासियों को। जब ये रानी दुर्गावती के क्षेत्र में जाके करते हो, रानी दुर्गावती के नाम पर वहाँ बहुत सारे काम की घोषणा होती है। राजा भभूत सिंह के नाम पे जब करते हैं पचमढ़ी में, तो वहाँ का अभयारण्य राजा भभूत सिंह के नाम पे कर देते हैं। मांडव में भी किया। तो ये जो आनंद है, इसको सरकार के चलाते चलाते सरकार का कोई अलग से खर्चा नहीं लग रहा है, लेकिन उस क्षेत्रवासियों के लिए वो कितनी गौरवपूर्ण और अभिमानपूर्ण आनंद की घटना है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग भी हमारे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये केवल प्रतीकों को छूने की प्रक्रिया के बजाय उस सुशासन को, उस समय की उस गौरवशाली परंपरा को भी राजनीति में लाए, उस शुचिता को भी लाए जिसको लोग सोचते हैं कि आज की राजनीति में कम दिखाई देती है। आप उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं, और वहाँ पर एक बड़ी तैयारी अब हो रही है सिंहस्थ की। मैं जानता हूँ कि बड़ा कार्यक्रम है मीसाबंदियों का। एक आपातकाल का भी प्रश्न था, वो मैंने रखा है बाद में, तो उस पर आपसे पूछूंगा। 1-2 सवाल और हैं, उसके बाद कुछ हम पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान करेंगे, उतना ही आपका और समय चाहिए। सिंहस्थ को लेकर एक बड़ी बात ये आती है कि आप तो खुद उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस समय भी बहुत सारी संरचनाएं बनती है आधार, वो केवल उस समय बनती, फिर 12 साल बाद वो उतनी उपयोगी नहीं होती। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई ऐसी सोच नहीं है कि वो ऐसा विकास हो जो स्थायी हो, जो रहे। केवल सिंहस्थ के समय वो विकास, उस पर करोड़ों का बजट वो खर्च होके वो खत्म हो जाए और बाद में फिर उज्जैन उस आधारभूत विकास के लिए बाद में राहत तके या तरसे। मैं आपसे सहमत हूँ, इसीलिए मैं इस बार आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, इस वर्ष सिंहस्थ जो मनेगा, सिंहस्थ के माध्यम से केवल उज्जैन नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, ये भारत के गौरव का स्थान बनेगा। ये पक्की बात कह सकता हूँ, इतना अद्भुत बना। कोई काम टेम्परेरी नहीं करा रहे हैं, सारे काम परमानेंट करा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1932 में उज्जैन में घाट बने, फिर 12 साल बाद 44 में बने, फिर 12 साल बाद 59 में बने, फिर 12 साल बाद 67, मतलब ये जो 12-12 साल में बनते थे। अब की बार हमने उज्जैन में 30 किलोमीटर के घाट बनाए, बार का झंझट ही नहीं, एक ही बार में बना दो, ताकि हमारे यहाँ से एक दिन में 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकें उज्जैन में। ये हम प्रबंधन उज्जैन के लिए कर रहे हैं।
उसी प्रकार से जितने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनते हैं साधु संतों के, हम उनको अपने सबको एक 5-5 बीघा के भूखंड खरीदने के लिए प्रेरित करते हुए परमानेंट उनकी अपनी बिल्डिंग बने, तो हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन बन जाए, ये झंझट ही खत्म है, कहाँ टेम्परेरी खर्चा करे। मुझे बताया गया महाराज जी महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज ने कि मैं इलाहाबाद में अभी गया, टेम्परेरी रूप से 40 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। कैलासानंद जी महाराज बोले मेरे 50 करोड़ खर्चे हो गए। तो 2-2 महीने के लिए इतने इतने पैसे खर्चे होते, तो दर्द तो अपने सबको होता, उनको भी होता, सब उखड़ जाता है वो तो बात में। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं महाराज जी, अब तो आप एक बार करना और बाद में पीढ़ियां उसमें उपयोग करती रहेगी, ये प्रबंधन हमारी तरफ से होना। जी बैठी वहीं थी कुंभ में, फिर सब तंबू उखाड़ने पड़े और उसके लिए गाड़ियां बुलाना भी खर्चा है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, घाट बन जाएंगे, स्थायी संरचना शिप्रा निर्मल कैसे होगी जिसमें ये 5 करोड़ लोग आएंगे भी तो डुबकी लगा पाएं? इसकी योजनाएं भी बहुत बनी, पर शिप्रा उतनी निर्मल उतनी स्वच्छ नहीं हो पाएगी, लोग आराम से डुबकी लगाएं। आपका दौरा जब हो ना और मध्य प्रदेश हो तो मैं माफ करना एक बात बोलूं, जी जी थोड़ा होमवर्क करके आया करो। जरूर। मैं तो जब भी गया सिंहस्थ में यही शिकायत सबसे बड़ी रही। तो सुनो, अभी तो शिप्रा उतनी मैंने इसीलिए तो बोला। जरूर। आप आए मेरी सरकार बनने के पहले आए, सरकार बनने के बाद की जानकारी आप नहीं बता है। दीजिए। मैं जानकारी दे रहा हूँ। 2 तरह से हमने काम किया है छिपरा जी के लिए। जैसे आपने ठीक प्रश्न उठाया कि छिपरा जी का जो प्रवाह है, जो जल आता है, तो छिपरा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई बड़ा झरना स्रोत नहीं है, परमानेंट। तो बारिश के समय बारिश में आने वाली नदी ही हमारी बरसाती नदी है। इसलिए अब हमने एक प्लान बनाया कि छिपरा जी के जल को संग्रहण करने के लिए हमारे द्वारा एक बरसात के समय, ये जुलाई अगस्त में जब बरसात में पानी के बाढ़ के रूप में रहेगा, तो उसी समय पानी लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब है सिलार खेड़ी का, उस सिलार खेड़ी के अंदर सारा पानी स्टोर कर लेंगे और वो अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में बाद में जैसे ही हमारा ये सितंबर अक्टूबर बरसात का समय चले जाएगा, तो स्लोली नदी में पूरे समय पानी छोड़ करके पूरा प्रवाह कर देंगे। ये प्रबंधन का टेंडर भी करा दिया, भूमि पूजन भी करा दिया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 40% ज़्यादा काम हो भी गया हमारे यहाँ उज्जैन के अंदर छिपरा जी को लेकर। और ये तो जल है। अब इसकी जो दूसरी एक कमजोरी थी, इंदौर से आने वाला कान नदी का पानी, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, वो पूरा इंदौर का पानी हमारी छिपरा जी को खत्म करता था और वो पूरा नाले में बदल चुका है। तो हमने उसको उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर पूरे के पूरे पानी को, कभी आप देखोगे, एक आपकी शूटिंग करा सकते, इतनी बढ़िया किशन भैया है यहाँ बैठे हैं, कभी आप देखना रवि किशन जी, नदी को नीचे ले गए हम 100 फीट नीचे, पूरी नदी की नदी धारा 100 फीट नीचे, और उसको अंदर से निकाल करके दूसरी नदी गंभीर तक मिलाना 30 किलोमीटर दूर, और ऊपर किसान खेती कर रहे हैं, आराम से मकान बना के रह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा गड्ढा करके नीचे के नीचे। और नदी की धारा इतनी चौड़ी है कि 2-2 ट्रक अंदर ले जाओ, साथ में आराम से घुमाओ फिराओ, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्ट्रक्चर उज्जैन में, और इसका भी 40% ज़्यादा काम हो गया। ये एक काम ये सारे लागू हो गए। अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी, आपने होमवर्क की बात की, मैंने इसलिए पूछा कि इसका पिछले सिंहस्थ में नर्मदा शिप्रा संगम की भी कोशिश हुई। मैं सहमत हूँ। हाँ। उसमें क्या हुआ कि नर्मदा जी का पानी छोड़ा, लेकिन ये खान नदी का पानी हाँ, आया, तो मैं इसीलिए वहां तक गया था कि वो हुआ नहीं। तो ठीक है, तो उसका हमने पूरा